हाँ आ रही है, आ रही है। जी, मैं नरेंद्र राणा पूर्व प्रधान हूँ और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी में पीसीसी मेंबर हूँ। जी ब्रिजेंद्र उनियाल जी, एक बार आपसे सॉरी ब्रिजेंद्र सहगल जी, एक बार आप दोबारा परिचय दे दीजिए। एक दो लोग और जुड़े हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। मैं बीके सिंघल, ब्रिजेंद्र सिंघल, मैं फॉर्मर CMD BSNL 98 में रिटायर हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इंटरनेट इंडिया में लाया 15 अगस्त 1995 में। आज 2020 में हम उसके 25 साल मना रहे हैं। BSNL छोड़ने के बाद मैं रिलायंस टेलीकॉम में था 3 साल, उसके साथ बाद में 7 साल BPL में रहा। अब पिछले 12-13 साल से मैं एक लॉ फर्म में हूँ, जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस को लीड करता हूँ। उसमें हमारा मेन फोकस है पॉलिसी, रेगुलेशन और गवर्नमेंट अफेयर्स। हम विदेशी कंपनियों को गाइड करते हैं, फिक्सिंग नहीं करते हैं, गाइड करते हैं, नेविगेट करते हैं, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो हम काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज को सपोर्ट किया है और टेलीकॉम कंपनीज भी जो इंडिया में आना चाहती हैं और चाहिए हैं, उनको हम लाए हैं। यही। जी धन्यवाद। आनंद उनियाल जी। जी, मेरा नाम आनंद बिहारी उनियाल है। मैं BSNL से रिटायर हूँ और BSNL की यूनियन है एक, उसका सर्किल सेक्रेटरी हूँ, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज का, उत्तराखंड। आप रहते कहाँ थे उनियाल जी? देहरादून में? देहरादून में जी। देहरादून में आप, ठीक। देहरादून में। मनीष सुंदरियाल जी, मनीष सुंदरियाल जी। जी नमस्कार, मेरा नाम मनीष सुंदरियाल है। हाल फिलहाल मैं अभी कोटद्वार में हूँ और इससे पहले मैं दिल्ली में ही जॉब करता था। मैं टूरिज्म लाइन से हूँ और मैं चाह रहा था इस लॉकडाउन में कि मैं अपने गांव में जाऊं, वहीं से कुछ जो भी कुछ ऑपरेट कर सकता हूं। गांव गया भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांव में नेटवर्क नहीं होने की वजह से मैं मजबूर हुआ वापस से कोटद्वार आने के लिए। फिलहाल मैं ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने से कोटद्वार के कंक्रीट के जंगल में हूँ, जबकि मुझे होना चाहिए था पहाड़ों में, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा है। तो जो विषय आज आपने लिया है, ये कहीं ना कहीं मेरे से बहुत जुड़ा हुआ विषय है, ऐसे कई नए लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव एंड सब्जेक्ट। थैंक यू। धन्यवाद। मनीष सुंदरियाल कोट में आपको मालूम है? जी हाँ, मैं उनसे भी कनेक्टेड हूँ और आजकल उनसे बहुत ज्यादा, मैं काफी सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ कि क्या कुछ करा जा सकता है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो जी जी जी, हमारे साथ मनीष खंडूरी जी हैं। मनीष जी आपको जी परिचय, ब्रीफ परिचय। आवाज नहीं आ रही सर। तो मैं उसको मार रहा था, पर नहीं आया पानी। लाइव चल रहा है, आप चुप रहो ना, लाइव जलानी पड़ेगी। मनीष भाई साहब की आवाज नहीं आ रही। मनीष जी की आवाज नहीं आ रही बस। सर दोबारा ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज। वो बड़ा फोन पे कनेक्ट कर दिया। कौन सा फोन? ये आपका, ये आपका ही है, आपके फोन पे हुआ। रोहित, ये प्रेम वल्लभ डोभाल जी का बंद कर दीजिए। हाँ कर दे। जी मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, तब तक मैं लक्ष्मण जी आपसे वो कर दीजिए। मनीष जी आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, शायद आपकी कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो। नमस्कार जी आ रही है लक्ष्मण भाई। नमस्कार सभी महानुभावों को। मैं लक्ष्मण नेगी, मूल निवास जो है रिखनीखाल में ही हमारा, और हाल फिलहाल अभी नोएडा में ही हूँ, जी में सर्विस करता हूँ। मैं भी चाह रहा था कि अपने गाँव जाएं, अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, लेकिन वही कनेक्टिविटी वाला इशू, तो काफ़ी कुछ मेरे से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोखंडी सर का कि आपने इसको जो है उठाया। धन्यवाद। मजे की बात है लोग नहीं जुड़े। देखो आज इस इतने इंपॉर्टेंट इशू में मुझे लग रहा था यूथ जुड़ेगा, इसलिए मैंने ओपन कर दिया था कि लोग जुड़े हैं, लेकिन जुड़े नहीं।
लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज के अलावा किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आता। ये है। जी मनीष जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मनीष जी। नहीं सर, लाउडेबल नहीं है। रोहित, आप अपना परिचय दे दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित नेगी बेरुखाल ब्लॉक से हूँ और अभी आजकल गाजियाबाद में। ये नेटवर्क की समस्या तो उत्तराखंड के पूरे, मुझे लगा पूरे भारत में ही है। तो मैं प्रेम भगोटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया जिसे लोग, प्रॉब्लम तो है सबकी है लेकिन सभी इग्नोर कर रहे हैं उसे। एक बार इस पर चर्चा होगी तो शायद मुझे लगा, उम्मीद है कि लोग इस पर जागरूक हो गए, अपने हकों के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद जी। डोभाल जी, प्रेम वल्लभ डोभाल जी, माइक जरा डोभाल जी का। डोभाल जी उधर आपकी तरफ ना बंद है, वो स्पीकर ऑन कीजिए। नहीं, आपके यहाँ से। हाँ जी, बोलिए डोभाल जी। हेलो, मैं पीवी डोभाल। इससे करो बात जी। चलो। हेलो, पीवी डोभाल, हाँ जी, बोलिए डोभाल बीएसएनएल जी। एम्प्लॉय यूनियन का उपाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं पीवी डोभाल हूँ, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। अभी रिटायर हूँ, घर में श्रीनगर में हूँ। जी। और जो है कनेक्टिविटी के बारे में आप जो है ये रखना चाहते हैं वेबिनार, तो उसके लिए मैं खुद इच्छुक था कि मैं इस संबंध में बात करूं, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, रहा हूँ। 40 साल मेरी बीएसएनएल में सर्विस 40 साल की रही है। जी जी। इसलिए चाहता था कि मैं इस पे बात करूं। जी, अभी इस पे करते हैं। अभी आप सेकंड राउंड में हम आएंगे। सचिन, आप जुड़ पाएंगे? सचिन धर्मशाला से। जी, आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, नमस्ते सचिन। हाँ सचिन। मेरा नाम सचिन है। मैं यहाँ पर धर्मशाला में हूँ, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय में। और मेरा इस विषय से जुड़ाव इसलिए है क्योंकि सरकारी तंत्र का पूरा दबाव है कि आप जो है वो ऑनलाइन पढ़ाएं, और उसके ऑनलाइन हमारी इफेक्टिव हो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि स्टूडेंट्स के पास एज्यूम कर लिया गया है कि स्मार्टफोन हो, और ये एज्यूम कर लिया गया है कि जो पहाड़ी प्रदेश उसके प्रत्येक कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। चूंकि एजम्पशन फैलेशियस है, इसलिए आउटकम भी जाता है। तो मेरी रुचि ये जानने में है कि इस पे बाकी लोग किस तरह से सोच रहे हैं, और फिर उसमें भी जो मेरे अनुभव रहे मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। जी। डॉक्टर अर्चना डिबरी, आप सुन रहे हैं? अर्चना जी। मैं सुन रही हूँ। हाँ नमस्कार प्रेम जी, मैं सुन रही हूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए 1 मिनट तो। जी, मेरा नाम अर्चना डिमरी है और मैं शिक्षा में काम करती हूँ। और मुझसे पहले वाले जिन्होंने अपना परिचय दिया उन्होंने बताया है कि हम लोग आज एक शिक्षक होने के नाते बहुत जूझ रहे हैं इस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से। और ऑनलाइन क्लासेस हमें लेनी पड़ती है और हमें देनी पड़ती है, ये दोनों ही हमें जो करना पड़ रहा है। और उसके साथ में जो कनेक्टिविटी की जो इश्यूज हैं उससे हम लोग जूझ रहे हैं, और ये एक तरह से हमें मेंटल स्ट्रेस जो दे रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और हम लोग मतलब तरह तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। उसको सुनने के लिए, उसका निदान निकालने के लिए आज मैं आप लोग के बीच में हूँ। धन्यवाद प्रेम जी, ओवर टू यू। धन्यवाद जी। मनीष खंडूरी जी। मनीष खंडूरी जी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, सुन सकते हैं। जी जी, अच्छा तो नमस्कार, मेरा नाम मनीष खंडूरी है। मैं बेसिकली मेरा जो करियर रहा है वो मीडिया में रहा है, और जर्नलिस्ट भी रहा है, और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में भी रहा हूँ मैं। तो मैंने 8 साल हिंदुस्तान में बिताए हैं बिजनेस जर्नलिस्ट के रूप में। और सिंगल साहब उस समय आप चेयरमैन बीएसएनएल होते थे, तो मैं टेलीकॉम खुद नहीं कवर करता था, बट मेरे कुछ दोस्त होते थे। मनोज गैरोला था मेरे साथ, इकोनॉमिक टाइम्स में था। He used to cover telecom, and there was a lot of interest in telecom at that point in time. तो आप मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद मैंने अमेरिका में काम किया है MBA करने के बाद, और मैं 8-10 साल CNN जो टीवी मीडिया न्यूज़ कंपनी है उसमें रहा हूँ। उसके बाद मेरी जो लास्ट पोजीशन थी इंडिया में वो फेसबुक में थी। मैं हेड ऑफ न्यूज़ पार्टनरशिप रहा हूँ फेसबुक का, हेड ऑफ न्यूज़। और पिछले साल मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ 2019 में।
तो ये मेरा ब्रीफ परिचय है जो आप आई एम डन स्पीकिंग फॉर नाउ, बट आप बोलते जी 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 थैंक यू। डॉक्टर अनिल जग्गी अपना परिचय दे देंगे। जी प्रेम जी, आवाज आ रही है? जी जी वैसा हो जाएगा। आप अपनी वीडियो में दिखा दीजिए, आप तो स्मार्ट आदमी है। नहीं, हम वीडियो इसलिए बंद करते हैं कि वो कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। जी नहीं आपको जी अनिल जी मैं डॉक्टर अनिल जग्गी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया है जो कि 20-30 साल से मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटी क्षेत्र में मैंने अपना काम शुरू किया था। देहरादून का रहने वाला हूँ, मैंने एमएससी देहरादून से किया था। और 2000 से एक आईटी को हम ग्रास रूट पे कैसे लेके आएंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए थे उत्तराखंड में, जिसको इंटरनेशनली अवार्ड भी मिले। स्टॉकहोम में अवार्ड मिला, कुछ सियाटल में अवार्ड मिला। और उत्तराखंड को आईसीटी, जिसको हम डिजिटल डिवाइड बोलते थे, कि जब पेनिट्रेशन टेली पेनिट्रेशन 0.005 था, तो हमने यूएन का जो एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिनेवा से, जिसको वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी बोलते हैं। तो मैं उसमें ड्राफ्ट कमेटी का, सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ जिनेवा में, आईटीयू में। तो उस समय यही था कि अरुण शौरी जी को हम लोग लेके गए थे जिनेवा में। और आपके बीएसएनएल हुआ करता था। बीएसएनएल से पहले, जहां तक मेरे को ध्यान है, तो बीएसएनएल ने इसको लॉन्च किया था। और बीएसएनएल से पहले उत्तराखंड में इंटरनेट को लॉन्च करने वाला हमारी कंपनी थी। 94 में हमने देहरादून में उसको इंटरनेट लॉन्च किया था। उसके बाद बीएसएनएल जो होता था विदेश संचार निगम लिमिटेड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीएसएनएल के भी लोग बैठे हैं यहाँ पे। और तो बीएसएनएल, उसके बाद आईनेट लाइन हम लोगों ने यूज करते थे बीएसएनएल की। और ये इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे गैरोला जी थे, अभी शायद खंडूरी जी ने मनोज गैरोला जी का जिक्र किया, शायद वो हिंदुस्तान टाइम्स में जो है, आपने शायद उनके बारे में बताया। तो खैर, तो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2003 में जिनेवा में शुरू हुई थी और तुनेशिया तक वो चली थी 2005 तक, जिसमें जितनी यूनाइटेड नेशन की बॉडीज थी, जितनी कंट्री थी, उन सबको उन्होंने बताया था कि आपको उसका सिग्नेटरी होना है। तो हिंदुस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के लोग वहां पे जाते थे, हम सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे वहां पे। तो उसमें जो पॉलिसी डिसाइड हुई थी, उसमें हमारा थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी रहा है। और इंडिया में जब इसको प्रोपोगेट करने की कोशिश की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, उनका एक डिपार्टमेंट था, एमआईटी बोस्टन ने शुरू किया था, जिसको मीडिया लैब एशिया बोलते थे, कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट पे, पहाड़ों में, खासकर पहाड़ों में कैसे लॉन्च किया जाएगा और कैसे कैसे उसको हम लोग को, क्योंकि मेन डिजिटल डिवाइड जो था उसमें ये था कि आपके और मेरे बीच में जो डिवाइड है, दैट इज इंफॉर्मेशन रिच एंड इंफॉर्मेशन पुअर का डिवाइड बोलते थे उसको हम लोग। ये आप इंफॉर्मेशन रिच है क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, मैं इंफॉर्मेशन पुअर हूँ क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं है। तो वो जो डिवाइड था उसको डिजिटल डिवाइड बोलते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएससी, आज से 10-12 साल 14 साल पहले सीएससी का एक गठन किया था, जिसको सिटीजन सर्विस सेंटर बोलते थे। तो ये 1 लाख सेंटर डेवलप होने थे। उसमें भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को, हमने दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफी हम लोगों ने हेल्प करी, उसकी पॉलिसी डिजाइन करी। तो अब क्योंकि पेनिट्रेशन उसका बहुत घर घर तक पहुंच चुका है, और देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसको कभी हम लोगों ने एक एज ए प्रोफेशनल हम लोगों ने विजन किया था कि इंडिया जो है सुपर पावर तभी बन पाएगा जब उसका इंफॉर्मेशन राइट्स उसको मिलेंगे। जैसे ह्यूमन राइट है, हमने इसके ऊपर जिक्र किया था कि इंफॉर्मेशन राइट और ह्यूमन राइट, इनको हमने इंटीग्रेट किया था कि अगर आप पे इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो आप अपनी लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो इसको जो टारगेट ये था कि आप पहला लेवल इंफॉर्मेशन है, सेकंड लेवल उसको इंफॉर्मेशन को कैसे नॉलेज में ट्रांसफर करना है, और थर्ड लेवल जो था कि वो जो नॉलेज है वो आपकी वेल्थ क्रिएशन में, आपकी लाइवलीहुड को कैसे जोड़ती है, ये सब हम लोगों ने काम किया। और हमने कुछ किताबें भी लिखी इसके ऊपर, तो वो कभी आपसे शेयर करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस सब्जेक्ट को आज दिया है, और मैं बाकी वेबिनार छोड़ के इसमें इसीलिए आया हूँ कि मैं देखना चाह रहा था कि उत्तराखंड में इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। आपने सही बोला कि पॉलिटिकल मुद्दा होता तो शायद यहाँ 100-200 लोग जुड़ जाते, लेकिन इतना गंभीर मुद्दा है और इसमें और लोगों को जुड़ना चाहिए था, खासकर पॉलिसी मेकर्स को जुड़ना चाहिए था। तो चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको। और अब आप आगे का कार्यक्रम जारी रखें। धन्यवाद। एक्चुअली वही था कि पॉलिटिकल लोगों को हमने कईयों को बुलाया था, तो जनरली जुड़ जाते हैं, मतलब 45 लोग तक जुड़ जाते हैं। कई बार हमको रोकना पड़ता है कि भाई हम ज्यादा लोगों को हम नहीं जोड़ पाएंगे। अब हरीश राव जी आ जाए या विजय बहुगुणा जी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबको स्पेस देना, शायद कुछ इस वजह से भी लोग नहीं आ रहे होंगे। तो शुरू करता हूं मैं आज के इस कार्यक्रम को एक फॉर्मल स्वागत के साथ। आप सबका आज के इस वेबिनार में स्वागत है उत्तराखंड विमर्श की तरफ से।
उत्तराखंड बिगमर्स कोई ऐसा फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है। हमें लगा कि जब ये कोविड का ये मामला चल रहा है तो कम से कम एक बौद्धिक जुगाली, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, मुद्दों को समझना, मुद्दों को जानना, इसके लिए हम इसको करते हैं। मजाक मजाक में और शौकिया इसको शुरू किया हुआ कार्यक्रम हमारा आज अच्छी लेवल पर चला गया। हम मेरे ख्याल से 50,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं हम। हालांकि गैरसैंण वाले मुद्दे पे सबसे ज्यादा जुड़े थे, 23,000 लोग उस दिन जुड़े थे हमारे साथ, और अभी भी हम लगा रहे हैं कि ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मेरे कुछ जो इंटरनेट को लेकर जो आज मेरे सवाल उठाया था वो था कि पर्वतीय क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया और हैरान परेशान पर्वतीय युवा, जो आज का विषय था। मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चन के साथ चाहूंगा कि हम बातों को आगे बढ़ाएं। पहला, क्या वेलफेयर स्टेट में इंटर कनेक्टिविटी एक फंडामेंटल राइट है? दूसरा, अगर मैं पहाड़ के किसी गांव में एड्रेस पर कनेक्शन लेता हूं और मुझे वहां पे कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, जबकि कंपनी मुझसे पैसा ले रही है, तो क्या ये एज ए उपभोक्ता होने के नाते मेरा शोषण है? क्या ये उपभोक्ता का कोई मामला बनता है? कुछ वकीलों को हमने बुलाया हुआ है जो शायद अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ कुछ देर में। कोई कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किसी जिला विशेष में कुल कितना खर्च करती है, कितना कमाती है, उपभोक्ताओं को कितनी सुविधा देती है, कितने उसने टावर लगा रखे हैं, क्या इसका हिसाब किताब पूछा जा सकता है? सरकार कह रही है कि डिजिटल सिस्टम को अपनाओ, बच्चों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास करो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, लेकिन कनेक्टिविटी तो है नहीं। फिर उत्तराखंड में जो डिजिटल होने की बात होगी वो होगी कैसे? हम लोग यहाँ बैठे हुए देहरादून में, यहाँ पर भी हमारे साथ पूरी तरह से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। और एक आखिरी प्रश्न है जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ प्रश्न है कि क्या सरकारी कंपनी बीएसएन को कमजोर होना हमारे पहाड़ में इंटर कनेक्टिविटी की दिशा में एक रोड़ा है? ये मेरे कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के आसपास हम चाहेंगे कि आज का ये कार्यक्रम को हम फोकस रखें। और मैं सबसे पहले विजेंद्र जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। पूरे इसका इंटरनेट का जो सिनेरियो है और बाकी के साथ जो कंपटीशन होता है आप बेहतर जानते हैं, तो आपसे शुरू करते हैं। सहगल साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद सहगल जी दोबारा से। और खंडूरी साहब को मेरी खास नमस्कार, क्योंकि मनोज गराला जो है वो हमारे पुत्र समान है। मेरी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है, बल्कि कल भी लंबी चौड़ी बात हुई थी। अब मैं जो आज का मसला है या जो आज का प्रस्ताव है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कनेक्टिविटी जो है वो फंडामेंटल राइट है। जिसको कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के बाद अब कनेक्टिविटी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी जो अपनी निजी राय है, मैं इसको फोर्थ डायमेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहता हूँ आफ्टर एयर लैंड एंड सी। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी है तो हमारी बहुत समस्याएं जो हैं वो बड़े आराम से हल हो सकती हैं। और अगर कनेक्टिविटी नहीं है, जिस किस्म की आप प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताई हैं, वो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आती हैं। तो जो पहला प्रस्ताव है कि डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरा उसमें यही कहना है कि कहीं भी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो कहीं भी हो, कनेक्टिविटी का होना और इंटरनेट प्रोविजन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोविजन जो है वो 100% कई क्षेत्रों में नहीं हुआ, और उसके कारण यह है कि जैसे उत्तराखंड की टेरेन है, हिली टेरेन है, और वहां पे मेरा जो अपना राय है वो ये है कि सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी अप्लाई करने से आप हर जगह कनेक्टिविटी नहीं दे सकते। इस मुद्दे पे जो है TRAI में भी काफी डिस्कशंस हुई, और अल्टीमेटली TRAI ने भी रिकमेंडेशंस दी हैं कि सैटेलाइट के जरिए से आप VSAT इंस्टॉल करिए और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कीजिए, एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हो जाएगा, और फिर वहां से आप छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स या वाईफाई लगा सकते हैं ताकि उसकी कनेक्टिविटी रीच बढ़ती रहे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप वैली में हैं,
मैंने भी उत्तराखंड में ट्रैवल किया है, मेरा बीट भी था। दोईवाला के पास बीएसएनएल का बहुत बड़ा स्टेशन था, और मसूरी में भी हमारा माइक्रोवेव स्टेशन था। तो मैंने उत्तराखंड में प्रोफेशनली और प्राइवेटली भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी ट्रैकिंग किया है अपने जवानी में 1950 में। In fact, I used to track every year. One year we walked from Nainital to Ramgarh and beyond. और इसी तरह पहाड़ों में हम काफ़ी ट्रैकिंग करते थे। तो जो टेरेन है वो वैलीज हैं, पहाड़ियाँ हैं, फिर वैलीज हैं, फिर पहाड़ियाँ हैं। तो उन वैलीज में पहुंचने के लिए या तो आप माइक्रोवेव टाइप के रिपीटर लगाते रहिए, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है, क्योंकि पहाड़ियाँ जो हैं इतनी इजी लॉजिस्टिकली सामान ले जाने के लिए ठीक सुविधाजनक नहीं है। तो हम लोगों ने स्टडी करके TRAI को यही कहा कि आप जो है VSAT लगाने दीजिए, जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्रिएट हो जाए, जहाँ जहाँ पे कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, और फिर उसके बाद जो है उसको वाईफाई से या लोकलाइज माइक्रोवेव सिस्टम से उसकी स्प्रेड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ तक याद है कि श्रीनगर जो है काफी फ्लैट सा एरिया है, तो अगर आप श्रीनगर में VSAT के जरिए पहुंच जाते हैं तो श्रीनगर के इर्द गिर्द जो है आप माइक्रोवेव सिस्टम लगा के काफी एरिया कवर कर सकते हैं। तो BSNL के कर्मचारी इस वक्त जो जॉब कर रहे हैं वो तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जो है हर किस्म की है और उसका उपयोग हो सकता है, और कोई कारण नहीं है कि इंटरनेट जो है या कनेक्टिविटी जो है वो उत्तराखंड में पॉपुलेशन के हिसाब से मे बी 95%, लेकिन ज्योग्राफिकल रीच के हिसाब से अगर वो 85 या 90% भी पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है। क्योंकि मैंने बद्रीनाथ भी गया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऑफ कोर्स जब मैं गया था 94 में, उस वक्त तो इंटरनेट नहीं था और सेलुलर फोन्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ से हम कॉल कर पाए थे। लेकिन अब कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, तो इसमें कोई राय नहीं है कि इंटरनेट हर जगह ना पहुंचे। ये आज की तारीख में, आज की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है उसके हिसाब से पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि हमारी विल नहीं है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की। मेरा अपना जो निजी ख्याल है कि इंटरनेट की सुविधा हर जगह प्रोवाइड होनी चाहिए। आई थिंक पहला सवाल जो था प्रेम जी का वो ये था। दूसरा जो है, जो आई थिंक जो मेरे क्लोज टू माय हार्ट, कि जो BSNL का वीकनेस जो है वो क्या रोड़ा है, वो आपने बिल्कुल बात सही कही है। क्योंकि इस सरकार की पॉलिसी से ये लगता है कि पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं उनको गिराया जाए और उनकी दुर्गति की जाए। मुझे कुछ ब्लंटली बोलने में मैं घबराता नहीं हूँ, और खासकर इस उम्र में आके मेरा कोई क्या ले लेगा। आप लोग जो हैं सारे आजकल इंफॉर्मेशन जो है वो सब जगह पहुंच जाती है। अभी आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो ने एक महीने में $10 बिलियन से ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, तकरीबन अपना 25% स्टेक बेच के। रिलायंस जियो की जो कंपनी 4-5 साल पहले शुरू हुई है वो आज की तारीख में $70 बिलियन की कंपनी हो गई है। हमारी BSNL जो कि इतनी पुरानी कंपनी है, जिसके टेक्निकल लोगों ने प्राइवेट कंपनीज को बनाया है, प्राइवेट कंपनीज में रिटायरमेंट के बाद कईयों ने बीच में से
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और जाके इन कंपनीज को ज्वाइन करके अपनी IPR कहिए, अपनी टेक्निकल नॉलेज कहिए, जो कि इन्होंने प्रोवाइड की है, उसकी वजह से ये कंपनीज आज $70 बिलियन या $100 बिलियन या $50 बिलियन की हुई हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं रिलायंस में 3 साल काम किया और उस 3 साल में मैंने उनको कन्विंस किया कि टेलीकॉम में आप इन्वेस्ट कीजिए। उन 3 साल में मैंने उनके नेटवर्क का ब्लूप्रिंट बना के दिया मेरी टीम ने, और मैंने मिस्टर मुकेश अंबानी को कन्विंस किया और वो मान गए कि हम टेलीकॉम में पैसा लगाएंगे। उसका नतीजा ये है कि आज उनकी कंपनी $70 बिलियन की है। हमारी बहुत अच्छी टीम थी, उसमें तकरीबन 6-7 लोग या 1 दर्जन भी हो सकते हैं DOT से रिटायर हुए थे, हमारे कलीग्स थे, हमारे बॉसेस भी थे, और कई प्रोफेशनल्स ने ज्वाइन किया, उनको हमने ट्रेन किया और उन्होंने बिजनेस केस बनाए, पूरा आर्किटेक्चर बनाया, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, और आज वो कंपनी 70 बिलियन की है। तो सरकार का BSNL के तरफ एक क्या कहूं, दुश्मनी है क्या? टैक्स पेयर की बनाई हुई कंपनी, उसको आप क्यों नहीं आगे बढ़ाते, उसको आप क्यों नहीं यूज करते? BSNL के पास आज की तारीख में भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल मैन पावर जो है इज सेकंड टू नन। अब आप उस कंपनी को दिन प्रतिदिन जो है गिराते जा रहे हैं, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आप खोते जा रहे हैं। उसमें यही सरकार नहीं, UPA सरकार भी, सॉरी कंडूरी साहब, UPA सरकार भी जो है वो भी जिम्मेदार है। हमने BSNL को UPA के टाइम में पूरा एक प्लान दिया कि आप BSNL को कैसे प्राइवेटाइज कर सकते हैं, आप BSNL को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, और आपको क्या करना चाहिए ताकि BSNL पावरफुल हो। लेकिन 10 साल, आज स्टॉक मार्केट गिर गई, आज बढ़ गई, अभी समय ठीक नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। आप ये समझिए कि आलू की कीमत क्या रोजाना एक रहती है, या आप घर खरीदते हैं उसकी कीमत क्या एक रहती है? पीपल शुड अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट में वैल्यू जो है गिरती रहेगी, चढ़ती रहेगी। द बेस्ट टाइम इज द टाइम व्हेन यू इन्वेस्ट एंड आल्सो मोनेटाइज द एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। नहीं, बस डरा रहता है, यार पार्लियामेंट में सवाल उठेंगे, उठेंगे तो उठेंगे। आई हैव सीन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ ब्रिटिश टेलीकॉम, पार्लियामेंट में सवाल उठे वहां पे भी कि चीप बेच दिया ब्रिटिश टेलीकॉम को, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने उनका यही जवाब दिया अपोजिशन को कि चीप क्या बेचा है, आपके यूनियन के लोग ही जो हैं $1 के स्टॉक को $2 पे बेच रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आप ही के एम्प्लॉयज जो हैं, आप ही के फेडरेशन के जो लोग हैं, उनको फायदा हो रहा है। ये यूनियंस की भी गलती रही है कि इसको BSNL को प्राइवेटाइज नहीं होने दिया, कि किसी और दूसरे हाथ में चली गई। सॉरी, यहाँ BSNL एम्प्लॉयज के नेता भी बैठे हुए हैं, ये उन लोगों ने भी गलती की है। UPA ने 10 साल बर्बाद किए। उसके बाद 2014 में मोदी जी आए, उनका नारा क्या था? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 6 साल हो गए, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट। 14 नवंबर को मैंने रविशंकर प्रसाद को कहा, दिस इज द रोड मैप बाय विच यू कैन रिसरेक्ट, यू कैन रीबिल्ड BSNL। मेरे पास अब भी वो प्रपोजल पड़ी हुई है, और there are examples and examples and examples where this has been done. मैंने BSNL विदेश संचार को जब 94 में और फिर 97 में लंदन में लिस्ट किया, मुझे मालूम है क्या होती है लिस्टिंग, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? आई डोंट नो।
कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि रिलायंस को बढ़ाते जाओ या अदानी को बढ़ाते जाओ, हो सकता है यही हो। तो ये तो हमारा ज्यादा हवाबाजी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने लद्दाख में अर्थ स्टेशन लगाए हैं, मैंने J&K में काम किया, मैंने राजस्थान की बर्निंग डेजर्ट में केबल सिस्टम्स लगाए हैं, मैंने इंडिया के हर एक पार्ट में, असम में पहले माइक्रोवेव सिस्टम 64-65 में लगाए। तो BSNL का जो कहिए आप, ये जो बैकग्राउंड है वो कोई छोटा नहीं है। हम लोगों ने अपने हाथों से हाथ गंदे किए हैं और सिस्टम्स लगाए हैं, लेकिन जब हम मोनोपोली थे तो ठीक है, सरकार की सपोर्ट थी, बजटरी सपोर्ट्स वगैरह थी, वो अब जो है खत्म होती जा रही है। लेकिन उसको इस कदर डिस्ट्रॉय किया जाना जो है वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और अगर हम BSNL को इस वक्त भी नहीं दोबारा उपजने देंगे तो हम लोग 3 कंपनीज के हाथ में एक लावारिस की तरह घूमते रहेंगे। वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, जियो में रेलाल और फिर भारती एयरटेल, और उनको पैसे देते रहेंगे, सर्विस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इंशाअल्लाह। जी सर, थैंक यू। अभी दोबारा आएंगे सर आपके पास। मैं आनंद उनियाल जी के पास, मैं नहीं, डोभाल जी के पास पहले जाता हूं क्योंकि श्रीनगर में कनेक्टिविटी का इश्यू होगा। डोभाल जी, प्रेम बल्लभ डोभाल जी, आपका क्या मानना है कि आप अपनी तरफ से फोन को वो करिए, म्यूट हटाइए, उसका स्पीकर ऑन कीजिए। डोभाल जी, स्पीकर ऑन कीजिए। प्रेम बल्लभ डोभाल जी, स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए आपका क्या। सर हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट रहेगा, 4 मिनट, और आधा मिनट आप नेता हैं तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, पर 4 मिनट का टाइम रखेंगे। मैं बहुत कम टाइम में आप अपनी बात बताना चाहता हूं। अभी वीरेंद्र जी जो आप बोल रहे थे कि BSNL के बारे में जो बात हो रही थी, तो सबसे पहली दिक्कत यही है कि सरकार की ओर से BSNL को पूरी तरह से डुबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें उसको खत्म किया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये कह रहे थे कि यूनियंस की भी गलती है, यूनियंस की कभी नहीं। प्राइवेट करना किसी चीज का विकल्प नहीं है। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राइवेट करना विकल्प नहीं है। ये चाहते हैं कि प्राइवेट हो जाए। विदेश संचार निगम को प्राइवेट किया गया, आज कहाँ गया वो? टाटा की झोली में चला गया, टाटा ने उसको बेच के खा दिया, तो विदेश संचार निगम खत्म हो गया। ऐसे BSNL को हम नहीं चाहते। कर्मचारी इस रूप में उसका विरोध कर रहे थे। ये हमको आगे हमारा जो कहना है, हमने बीच में एक, जब ये कांग्रेस की सरकार थी, सचिन पायलट यहाँ आए थे, वो संचार राज्य मंत्री थे, तो उनसे हमने कहा था कनेक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा पहाड़ के अंदर रेडियो लिंक और मल्टी लिंक लगाना है। उन्होंने कुछ जगह सैंक्शन भी किए। उसके बाद दूसरी जो सरकार आई, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जितनी भी सरकारें आती हैं, उनका एक है कि BSNL के पास जो असेस्ट पड़े हुए हैं, बहुत से असेस्ट उनके पास हैं, जमीन है, मकान है, बिल्डिंग है, वो किसी तरह से पूंजीपतियों के हवाले किया जाए, और कनेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। प्राइवेट का जहां तक सवाल है, वो केवल पैसा लेते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती कि वो जो है कनेक्टिविटी दें न दें। अब भी देखिए, केदारनाथ आपदा आई, आपने देखा कौन था? BSNL था। प्राइवेट कहाँ थे? आज हमारे मतलब जो है जियो ने प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा, BSNL बनी। अगर उसको पूरी तरह से जो है वो करें, सहयोग करें, तो BSNL तो उसके पास बात से सहमत थी विजेंद्र की बात से कि हमारे पास एक लेटेस्ट उदाहरण आपको दूं, ऑल वेदर निगम, उनके जो डैमेज हुआ उनको पूरा पैसा दिया गया, और BSNL को कहा गया कि सरकारी कंपनी आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। हमारे सारे नेटवर्क को, केबल्स वगैरह सब काट के इन्होंने फेंक दी।
जब हमने उसको रोकना चाहा तो उन्होंने कहा सरकार के आदेश हैं कि आप कुछ अपनी तरफ से करो, और पैसा उसके लिए कुछ नहीं दिया गया। हमारा करोड़ों रुपए उत्तराखंड सर्किल में इस पर नुकसान हुआ। ये सोच लीजिए ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक जितना हमारा केबल सिस्टम था सारा काट के फेंक दिया गया पूरी तरह से, कोई सुनने वाला नहीं। ठेकेदार को बोलो, वो कहता जी हमारे पास तो आदेश है, हम काट रहे हैं। और सारे विभागों को पहले से कह दिया गया कि आप बताओ आपको जो नुकसान हो रहा है, और बीएसएनएल को नहीं किया गया। तो ये सिद्ध होता है इस बात से कि सरकारें जो भी आ जाए, जिसकी भी हो, वो इस बीएसएनएल के जो एसेस्ट है, 4 लाख करोड़ के एसेस्ट है बीएसएनएल के पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस सबको कब्जा करने के अलावा इनको ये जरूर है कि उसने क्या इसको जो है किसी तरह से प्राइवेट करो और विदेश संचार निगम की तरह से इसका भी जो है एक बार खत्म कर दो इसको। हम गारंटी के साथ देते हैं सरकार कोऑपरेट करे, तो हमारे कर्मचारी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम पूरी कनेक्टिविटी सब जगह देंगे। कनेक्टिविटी का आप करो ना कहते हैं, आप कहते हैं जो है वो इंटरनेट क्लासेस लो, ये करो सो करो, आपके पास बिजली कनेक्शन कहाँ है? इंटरनेट में ये तो ठीक है, टेलीफोन की कनेक्टिविटी तब होगी जब वहाँ पावर होगी। पावर तो है ही नहीं, बहुत सी जगह गाँव में 2-3 घंटे तक पावर नहीं आती। हमारे जो जनरेटर हैं वो केवल 3 घंटे 4 घंटे एक बार में चल सकते हैं, फिर गर्म हो जाता है, हमें उन्हें बंद करना पड़ता है। सिस्टम बंद हो, मतलब जनरेटर बंद हुआ तो सिस्टम बंद हो जाते हैं, मतलब जो बैटरी बैकअप इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं सरकार की ओर से, अगर हमको पूरे कोऑपरेट करने को मिले। अभी आप देखो यहाँ जो है उत्तराखंड सरकार को देखो, जियो को दे रहे हैं वो सारी चीजें, आप बीएसएनएल को क्यों नहीं बुला रहे हो? आप किसी भी बिड में, किसी भी प्रोग्राम में, सरकार के प्रोग्राम में बीएसएनएल को क्यों नहीं इनवाइट कर दो? आप बोलो ना कि हमको ये सिस्टम चाहिए, और हम अगर हम नहीं देते हैं तो तब हम ये मान लेंगे, तब मान लिया जाए कि जो है बीएसएनएल जो है कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कनेक्टिविटी न होने के कारण। और जहां तक आपने कहा तो कानून के अंदर है कि अगर आपने पैसा लिया है, जिन शर्तों पर आपने कनेक्शन दिया उन शर्तों को पूरा करना उस कंपनी की, जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनको पूरा करे। परंतु उन पर एक्शन कौन लेगा? सरकार लेगी। इवन TRAI भी सरकार के इशारों पे काम करती है। जो आप ये पहले मेरे से पहले वक्ता जो है वीरेंद्र जी TRAI की बात कर रहे थे, तो जैसा सरकार चाहती है वैसे वो बोलते हैं। कभी उन्होंने एक जो है इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में काम कभी TRAI ने नहीं किया बीएसएनएल के मामले में। आप ये सोचिए ना, बीएसएनएल पहले क्या था, हमको जो है ACP मिलता था, SS मिलता था कि जो हम कनेक्टिविटी देते हैं। सरकार जो है हमको जो सरकारी नियम तो में उसमें टेलीफोन पहुंचाते हैं, फ्री पहुंचाते हैं, उसके जो एक जो है टेलीफोन पहुंचाने में लाखों रुपए लगता है और उसके फ्री होता है, तो सरकार को उसे कंपनसेट करना चाहिए। परंतु आज तक कंपनसेशन उसको नहीं मिला, ACP वगैरह कुछ नहीं, कोई सब सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। अगर पैसा मिलता रहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं, और पैसा नहीं मिले तो क्या करना है? मैं अपनी बात इतनी में कह रहा हूँ, आगे आपको जो पूछना हो। जी धन्यवाद। आनंद उनियाल जी, जो मुझे एक बात समझ आई टेक्निकली, वो ये है कि जो जनरेटर है उनमें पावर बैकअप की प्रॉब्लम है। आनंद उनियाल जी सुन रहे हैं? शायद इस वजह से भी कनेक्टिविटी खराब हो जाती है। आनंद उनियाल जी क्या हुआ? शायद वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। सचिन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सचिन, आप टीचर के हैसियत से क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा वो टीचर और स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हिमाचल प्रदेश के अनुभव से मैं ये कहूंगा कि कनेक्टिविटी की भी यहाँ भी बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। अभी कल ही मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, आप में से कई लोग परिचित होंगे, चंबा में एक जगह है पांगी, तो वो रहता है वहां पर किसी तरीके की कनेक्टिविटी में 30 किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ता है किसी भी तरीके के मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। अभी हिमाचल में एक वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की कि स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने हैं 15 जुलाई तक। अब ये इंफॉर्मेशन पुरानी है, लेकिन उस तक ये कल पहुंची है, चूंकि वो किसी अन्य काम से अपने इलाके के मुख्यालय में आया हुआ था। तो जहाँ 30 किलोमीटर पर कनेक्टिविटी हो, वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक तरह का मजाक बनकर ही रह जाता है। और जो प्रैक्टिकल लेवल पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तो कॉलेज का मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूल लेवल पे ये देखा गया है कि हमारी
कई स्टूडेंट्स हैं उनको पास की पहाड़ी पे जाना पड़ता है, जहां वो जाने के लिए 40 से 50 मिनट लगते हैं, और वहां पर वो सेफ भी नहीं है बच्चों के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनको जाना पड़ रहा है। तीसरी सिचुएशन में आपको उदाहरण बताऊं कि स्कूल वाले और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के फोन नंबर मांग रहे हैं ताकि उनका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने और वहां उनकी क्लासेस चलें, लेकिन उसमें देखा जा रहा है, ये एजम्पशन है कि बच्चे का एक्सक्लूसिव फोन होगा, जो आपको पता है कि मध्यवर्गीय घरों में तो मुश्किल है और निम्न मध्य वर्ग में तो लगभग असंभव जैसी स्थिति हो जाती है। तो कई बच्चों को एक नंबर देना होता है, तो किसी ने अपने ताया जी का, किसी ने अपने चाचा जी का, किसी ने अपने मामा जी का नंबर दिया होता है, और एक्सक्लूसिव यूज के लिए उनके पास नहीं होता है। तो जैसे कोई फोन लेके खेत पे चला गया या बगीचे में चला गया, उस समय उसकी क्लासेस नहीं कंडक्ट की जा सकती। और इसकी जो रिपोर्टिंग है, एक एक्सेल शीट क्रिएट किया हुआ है, वहां पर ये बताने के लिए कहा जाता है कितने शिक्षकों ने आज ऑनलाइन पढ़ाया, कितने बच्चे जुड़े, कितने बच्चों की फीडबैक आई। अब उसमें भी आपको पता है कि सारा ही फिक्टिशियस डेटा भरा जा रहा है, लेकिन सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, वो ये कह रही है कि जी इतने प्रतिशत बच्चे जो है वो कवर हो रहे हैं। यदि आप एक पंक्ति में मुझसे पूछें तो मेरी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राइट टू एजुकेशन का जो बेसिक आइडिया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, ये एक्सक्लूजन के जितने आवाज कट रही है आपकी सचिन। दूरियां थी, जितनी एक्सेस थी, जैसे आप एक्सक्लूजन की जो वजह थी वो यूनिवर्सिटी के बेस पर एक्सक्लूजन का निकल कर आ गया। सबसे बड़ी चिंता ये है कि यदि मेरी सचिन आप थोड़ा घर से बाहर निकलीजिए, नेटवर्क में 90 की कक्षा में ये यदि जो श्रुत अधिकार का उल्लंघन। हेलो, आपको आवाज आ रही है? अभी हल्की आ रही है, तुम्हारी आवाज पूरी आ रही है रिटर्न से। बोलिए बोलिए। अच्छा, क्योंकि इधर से मेरी नहीं, हाँ, आवाज तो अब मैं ये कह रहा था, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, तो एक जो मेरी जो समस्या ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूजनरी है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उससे वंचित रह रहा है, और जो इंक्लूडेड है भी उन तक जो शिक्षा जा रही है उसकी क्वालिटी बहुत डाउटफुल है, और उसका जो शिक्षा के जो अन्य उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य यदि हम सिर्फ ये माने कि कंटेंट डिलीवर करना है, और एक बार को हम ये मान लें कि ऑनलाइन जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो बच्चों तक पहुंच रहा है, तो जो शिक्षा के बाकी डोमेन्स हैं, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट, नेशनल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, वो सारी चीजें उसमें कहीं ना कहीं रह जा रही हैं। और शिक्षा का जो अर्थ है किसी तरह सिलेबस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, यदि हमारा वही उद्देश्य रह गया है तो ये बहुत ज्यादा डिफीटिंग है अपने आप में। तो ऑनलाइन लर्निंग जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से, फैसिलिटी कम होने की वजह से, शिक्षकों और छात्रों दोनों की तरफ से पूरी तैयारी न होने की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव और एक्सक्लूजनरी हो रहा है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर अर्चना डिमरी, आप एज ए टीचर कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर अर्चना डिमरी। जी प्रेम जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो मेरे पहले के वक्ता ने बोला है, जो भी कुछ। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, वो है ऑनलाइन जो क्लासेस हम लोगों की चल रही है या जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें एक फीमेल को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पे महिला मुद्दा लेकर आ रही हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा। अर्चना जी, आज हमारा मेरे मुद्दा बहुत सारे connectivity स्टूडेंट्स हैं, मैं एक महिला विद्यालय में पढ़ाती हूँ, और उनकी यही समस्या है कि वो हेलो अर्चना जी, आज मुद्दा हमारा कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी की वजह से। नहीं, कनेक्टिविटी में ही ला रही हूँ, मैं वही ला रही हूँ, आप वो मत करिए, मैं भटकूंगी नहीं, मैं बिल्कुल भटकती नहीं हूँ।
उनकी उनकी दिक्कत यही है कि वो कनेक्टिविटी के लिए ऐसी जगहों पे जाती हैं जहां पर उनकी सेफ्टी नहीं है। अच्छा, दूसरा उसके साथ साथ बहुत सारे उनके जो ये डिजिटल माध्यमों का जब वो इस्तेमाल कर रही हैं या कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कई बार उनका मिसयूज भी हो रहा है उनके डाटा का। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहती हूँ आपको। और कनेक्टिविटी तो है ही इशू। अभी भी जैसे हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी क्रैक्स हो रही हैं, वॉइस क्रैक्स हो रही हैं, तो ये आ रहा है। और इसमें एक और चीज है, कॉलेज की तरफ से जो वाईफाई की सुविधा हम लोगों को मिलती थी या जो भी है, उसमें भी बच्चों को उतना ज्यादा बच्चों का डाटा पैक जो होता है वो भी नहीं उन लोगों को। क्या स्पेशल कोई डाटा पैक मिल सकता है बच्चों के लिए हम ला सकते हैं? मेरा मेन फोकस यही था, क्या हम स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा डाटा पैक हमारे जितने भी ये कंपनीज हैं, क्या ये एक ऐसा इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं? थैंक यू। आनंद उनियाल जी, आनंद उनियाल जी, आनंद जी आप पहले अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो जी। हेलो जी, आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ सर, धन्यवाद आपका, मुझे समय दिया। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, पहले तो मैं आज की जैसे सरकारी नीतियां हैं और सरकार की जो गति है, ये जो हमारी कनेक्टिविटी है ये भी उसी गति से चल रही है। ये तो समझ लीजिए ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ जो ये कोविड-19 जो आया और इससे सारे हमारे प्रवासी उत्तराखंड ऊपर पहाड़ की ओर बढ़े, तो ये जागरूकता आ गई है कि भाई अगर प्रवासी अपने गांव और बहुत इंटीरियर तक पहुंचा है तो कनेक्टिविटी भी पहुंचनी चाहिए। अरे एक बहुत अच्छी सोच है और आपने भी जो ये प्रोग्राम रखा है ये बहुत अच्छा है। तो जैसे लोग पहुंचे हैं वैसे कनेक्टिविटी भी पहुंचनी शुरू होगी और लोगों में जागरूकता भी आएगी। जहां तक सरकारी कंपनी और प्राइवेट क्षेत्र का सवाल है, तो सरकार किसी स्तर पे तो काम करती है, लेकिन किसी स्तर पे ये घूम जाती है निजी क्षेत्र की ओर। जैसे कि अभी सरकार ने एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो इसका प्रोग्राम है, ये पूरे देश को जोड़ने का है, नेट उससे ये उससे इंटरनेट से जोड़ने का प्रोग्राम है। तो ये भी काफी द्रुत गति से चल रहा है। लेकिन अब प्राइमरी स्तर पे अब हर ग्राम पंचायत को इससे जोड़ना है और कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सेपरेट अलग से विंग है और उत्तराखंड में ये इसका काम बीएसएनएल को दिया गया और बीएसएनएल से जैसे जैसे सरकार से फंड आ रहा है वैसे वैसे ये काम चल रहा है फाइबर नेटवर्क का। और ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि काफी जल्दी ही ये सारी ग्राम सभाएं, सारी ग्राम पंचायतें उत्तराखंड की इस नेटवर्क से जुड़ जाएंगी, इससे उससे आपके इंटरनेट से। लेकिन मेन जो दिक्कत हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की है, जैसे हमारे साथी ने बताया भी था कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह बिजली न होने से ये दिक्कत आ रही है और जनरेटर इतने पावरफुल नहीं होते पहाड़ के अंदर, इतना डीजल ही नहीं है, इतना महंगा डीजल बीएसएनएल को पड़ता है कि वो डीजल प्रोवाइड करने में 24 घंटे जनरेटर चलाने में सक्षम नहीं है। आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद बीएसएनएल को नहीं दी जा रही, सरकारी क्षेत्र की कंपनी को नहीं दी जा रही है। और अभी तो जो दूसरी नेटवर्क की जो बात है, बीएसएनएल के पास 3G नेटवर्क है और जो प्राइवेट क्षेत्र है वो 5G की तरफ जो है 5G के रिहर्सल कर रहा है कि 5G वो लाने वाला है। तो कहाँ 3G और कहाँ 5G? जब 4G का जो इसका वो शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, जो 4G का शुरू हुआ था, तो उस जो ऑक्शन हुआ था, नीलामी हुई थी, तो भारत सरकार ने बीएसएनएल को उस नीलामी में शामिल नहीं किया था कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते आप इसमें नीलामी में भाग नहीं ले सकते। तो वो 3G के आगे नहीं बढ़ पाई और आप प्राइवेट कंपनियां 5G में आ रही हैं। तो बीएसएनएल अभी 3G और गवर्नमेंट ने अब कर दिया कि क्योंकि चीन के साथ इनका झगड़ा चल रहा है और चीन की कंपनियों का, क्योंकि बीएसएनएल का जो चीन के साथ उसके लिए 4G का जो टेंडर हो रहा था वो सरकार ने कैंसिल कर दिया बीएसएनएल और एमटीएनएल का। इसलिए स्थिति सरकार की, जैसे हमारे जो उसके विदेश संचार के जो सीएमडी यहाँ बोल रहे थे सिंघल साहब, उन्होंने कहा कि सरकार की नीति इसको चलाने की नहीं है। अगर सरकार की नीति
इसको BSNL को सरकारी कंपनी को चलाने की होती तो निश्चित रूप से हर जगह कनेक्टिविटी होती। इनके पास BSNL के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, सब चीज है। लेकिन जब सरकार की नीति ही इसको चलाने की नहीं है, हर जगह वो बाधा बनती है, तो दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी BSNL जितना भी है कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड के अंदर 16,000 जो आबादी वाले गांव हैं, उनमें से 12,500 गांवों को BSNL ने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है। लेकिन दिक्कत वही है कि वो 2G और 3G में ही सिमट के रह गया है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के लिए दुर्भाग्य है कि हम उससे आगे की जो जितनी हाई टेक्नोलॉजी की जो है स्पीड होनी चाहिए थी, वो उत्तराखंड की जनता को नहीं मिल रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो आंदोलन बन रहा है कि भाई कनेक्टिविटी हो और हाई स्पीड की कनेक्टिविटी हो, तो उसके लिए आप सभी लोग सरकार पे दबाव डालें कि प्राइवेट क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र को भी पूरा संरक्षण मिले। क्योंकि वो जो हमारे इनकम टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे से ही ये कंपनी बनी है। भारत सरकार से ही ये कंपनी भारत संचार 1 अक्टूबर 2000 को बनी है। तो भारत सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था दूरसंचार विभाग। तो ये सब देखते हुए आज की सरकार बिल्कुल भी इसको चलाने के लिए मूड में नहीं है। अब पहले इन्होंने कहा था कि हम मार्च में 4G देंगे, अब कहा था कि मई में देंगे, अब कहा था कि अक्टूबर में देंगे, अब कह दिया कि चीन के साथ हमारे कोई जो है हम टेक्नोलॉजी चीन की नहीं खरीदेंगे। जबकि हमारे जो टाटा की टेक्नोलॉजी है जेटी, वो BSNL की भी थी, तो BSNL की टेक्नोलॉजी खत्म कर दी है और टाटा की टेक्नोलॉजी भी वो जेटी चल रहा है। वो चीन की टेक्नोलॉजी है। रिलायंस की सारी टेक्नोलॉजी 5G की जो आ रही है वो चीन से आ रही है। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि रिलायंस का भी टेंडर कैंसिल होगा कि केवल BSNL का ही टेंडर कैंसिल कर रहे हैं। ये सब जो है सरकार की जो पॉलिसीज है, ये सरकारी क्षेत्र को डुबोने की। आपने देखा अभी 100 रुपए के लगभग पेट्रोल और डीजल जाने वाला है। अगर ये इसको फ्री न करते तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती जनता के प्रति कि वो डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है पब्लिक की सीमा में होते। उनियाल जी, हम आपका दोबारा आएंगे। मैं मनीष खंडूरी जी के पास जा रहा हूँ। मनीष जी, आप पत्रकार भी हैं, टेक्नोलॉजी के भी आदमी हैं, आपका क्या कहना है इस सारी चर्चा के बारे में? जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। तो मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 भागों में अपना जो मैं बोलने वाला डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने लोगों ने ये पूछा था कि ये क्या एक फंडामेंटल राइट है, जिसका जवाब सिंघल साहब ने भी दिया। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप संविधान देखते हैं तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक अगर आप संविधान देखेंगे तो उसमें एक तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एजुकेशन आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, राइट टू इक्वालिटी आता है। अगर आप राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को टटोलेंगे तो आप उसको वहां पे आपको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, तो 2005 में डाला गया था। हमारे फंडामेंटल राइट्स के हर एक ऑलमोस्ट एवरी फंडामेंटल राइट के असम्पशन रहता है कि आपको डेटा और कनेक्टिविटी मिले। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है मेरे हिसाब से कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है, जब डेटा और कनेक्टिविटी हो। राइट ऑफ इक्वालिटी कैसे आती है, जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स भी समझते हैं, आपको राइट ऑफ इक्वालिटी आती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी अब एक बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट हो गया है और बहुत जरूरी है। एक चीज और कहूंगा, डिमरी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है, तो फीमेल स्टूडेंट्स को, पहाड़ का मैं भी जानता हूँ, अलग अलग जाना पड़ता है डेटा लेने के लिए, बड़ी अनसेफ पोजिशन, अनसेफ जगह। तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी में आ जाता है। सबसे पहली बात तो ये भी। दूसरी चीज मैं आपको जो बोलना चाहूंगा कि जो BSNL का एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10, 12, 15 साल में, वो कंसिस्टेंटली चाहे कोई भी सरकार ले लीजिए, मेरे हिसाब से एक तरह से डिग्रेडेशन रहा है BSNL की कैपेबिलिटी में, BSNL के फंडामेंटल पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल हमेशा नीचे ही गया है, किसी कारणवश ऊपर नहीं जाता। ये क्यों हुआ? आज भी अगर मैं पहाड़ में बहुत घूमा हूँ, आज भी अगर देखेंगे तो 100 में से 70 लोगों का, यहाँ मेरा मानना है, मैं अपने आंकड़े दे रहा हूँ, 100 में से 70 लोगों का सेकेंडरी सिम आज भी BSNL ही है। उसके बावजूद कि पिछले 10-15 साल में BSNL को इंकरेजमेंट नहीं मिला है। मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि आप सिंघल साहब ने श्रीनगर का एग्जाम्पल दिया था, पर अगर श्रीनगर से पौड़ी जाएंगे तो रास्ते में काफी ऐसी जगहें होंगी जहां आपकी कनेक्टिविटी होगी। तो ये बड़ी समस्या तो है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए कि आज की डेट में
मेरा यह मानना है कि सिर्फ सरकार का या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का अकेला रोल नहीं, ड्यूअल रोल नहीं हो सकता है। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये जो कहा जा रहा है, एक तरफ तो बीएसएनएल का रोल है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का रोल है। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ हर एक चीज सिर्फ बीएसएनएल को दे दी जाए, क्योंकि हम उस जनरेशन के हैं, आपको याद होगा जब एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते। उसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर आया तो कनेक्टिविटी बढ़ी, अच्छा हुई, मैं मानना पड़ेगा। पर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर आगे जाए जैसे आज हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आज आई थिंक आज मैं आंकड़े पढ़ रहा था, फॉर्म आंकड़े नहीं है बट 5 लाख अगर हमारे टावर हैं तो उसमें से 3.5-4 लाख तो 2 कंपनियों के पास। और जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी करती है, मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव रह चुका है, उसमें एक चीज होती है रेवेन्यू पर कस्टमर, मतलब आप एक इंडिविजुअल कस्टमर से कितना पैसा कमा लें। तो अगर उत्तराखंड के गांव में या कहीं भी गांव में अगर उसी कंपनी को वही टावर लगा के 2 रुपए मिल रहे हैं और दिल्ली में 100 रुपए मिल रहे हैं, तो वो टावर दिल्ली में लगाएंगे, उत्तराखंड में लेट लगाएंगे। और यही कंसिस्टेंट ट्रेंड, इसीलिए बीएसएनएल का बहुत ज्यादा रोल है। अब मैं आखिरी चीज जो आपको कहूंगा वो कहूंगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो मैं खुद सोचता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि एक तरह से पिछले 10 साल में कभी नो फन हुआ, फिर भारत डिजिटल हुआ जब उन्होंने कहा 2.5% पूरे पंचायत तक ले जाएंगे हम फाइबर, और 2.5% ही हुआ। आज की डेट में कुछ और कर रहे हैं वो। तो एक कंसर्टेड, एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए सेंटर से। सेंटर ने टेलीकॉम में एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर दी है और वो स्टेट की तरफ छोड़। तो मेरे को ये भी लगता है जब आप अगर उत्तरा या किसी भी टेलीकॉम स्टेट में जब जाएंगे तो उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ ये एक तरह से मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल है उसकी टेलीकॉम की वेबसाइट, और कुछ नहीं है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता है, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग या टैलेंट है पॉलिटिकल लेवल में कि वो टेलीकॉम को या डेटा को एक सेपरेट मिनिस्ट्री का ओहदा देना है। मैं कहता हूँ ये बहुत जरूरी है, एटलीस्ट अच्छी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट। दूसरा प्रॉब्लम ये है, इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। आपने कहा कि जैसे एयरटेल वाले या जियो वाले नहीं आए इसका, नहीं आएंगे इसका। जब तक आप उनसे पूछ लीजिए आपके पास कितने टावर है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि आपने कितनी लाइन लगाई उत्तराखंड में, वो आपको कंसल्टेड वे में जवाब नहीं देंगे। तो दूसरा ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सिंगल साहब ने कहा था कि आपको एक मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, रेडियो लिंक या किसी और तरह की। तो ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए जिस तरह से इस प्रॉब्लम का कुछ समाधान हो सकता है, परेशानी का समाधान हो सकता है। आखिरी मैं ये कहूँगा, देखिए कि आज की डेट में जो मुझे लगता है, जहाँ पे मैं जाके मैं देख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। जो जब कोविड हुआ तो कोविड में मैंने अपनी तरह से एक ऐप लॉन्च किया था। वो ऐप एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ट्रैक कर रहे थे कि उत्तराखंड के बाहर जो हमारे प्रवासी थे वो कितने लोग बाहर हैं, और वो बहुत सक्सेसफुल ऐप। पर ये बहुत जरूरी हो गया, मैं आखिरी का उदाहरण दूंगा कि कोविड के समय में जो महामारी चल रही है, अगर डेटा और कनेक्टिविटी नहीं होती तो जितनी आपकी कैजुअलिटीज होती है वो शायद 10 गुना। एटलीस्ट हमारे पास कहीं कहीं डेटा था। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ कि कितना जरूरी है डेटा। डेटा इतना जरूरी हो गया कि अगर कोई महाराष्ट्र में जो बैठा हुआ है वो ये नहीं कह पा रहा है कि मैं कहाँ, या फोन टच में नहीं रह पा रहा है, या ट्रेन के लिए जो पासेस जा रहे थे वो ऐप के थ्रू जा रहे थे, वो कनेक्टिविटी की वजह से। तो लास्ट में ये कहूँगा कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जेपी मैठानी, मनीष जी का कनेक्शन कट गया या मनीष जी की बात खत्म हो गई? हाँ, अच्छा जेपी, आपका क्या अनुभव? जी मनीष जी कुछ बोलना चाहते हैं और आगे? नहीं, मनीष जी को असल में जाना है, उनकी पत्नी आई हुई है तो कुछ काम से। जेपी मैठानी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी और टेलीफोन लाइन के संदर्भ में ये अपनी बात कहूंगा। शायद आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था कि पाणा ईरानी के बच्चे 4 किलोमीटर दूर धार में जाते हैं, फिर कनेक्टिविटी मिलती है, फिर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ये समाचार आज से लगभग 1 महीने का, 1 महीने पुराना समाचार है। जनपद चमोली के बिरई वैली की ये बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिरई ताल में 1893 में जो कर्नल पुलफोर्ड थे, उन्होंने पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई। वो बिछाई बिरईगोण ताल से और हरिद्वार तक,
और जब उनको पता चला कि बिरई में ऐसे झील बन गई है तो कर्नल पुलफोर्ड ने अपने इंजीनियर को भेजा और ये कहा कि आप उस झील की मॉनिटरिंग करेंगे लगातार, और ये अनुमान लगाया गया कि ये झील शायद संभवतः अगस्त 1894 में फट सकती है। लेकिन झील ने 27 अगस्त 1894 झील फटी, लेकिन उससे पहले सारे जो नदी किनारे के जितने पुल जो हटाए जा सकते थे पुल तक हटा दिए, और इतनी अच्छी व्यवस्था हुई कि रायवाला तक कोई भी जनधन की हानि नहीं हुई। उसके बाद देश आजाद हुआ, बहुत विकास हुआ। 1970 में दोबारा बिरही की बाढ़ आई, आप देखिए, और व्यापक जनधन की हानि हुई। और जो पहले 1893 में जो टेलीफोन लाइन बिछाई गई थी वो पेड़ों पे नेल्स ठोक के बिछाई गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि संचार सुविधाएं पहाड़ में आज भी बहुत सारी जगह बड़ा एक सपना है, और ये लगता है कि हम जो आप भी कहते हैं कि 21वीं सदी की बात हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि आज कई संचार कंपनियों ने 4G 5G की बात कर ली है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि सबसे विश्वसनीय जो सिस्टम हमारे प्रदेश में खासकर जो पर्वतीय जनपदों के लिए था वो BSNL ही था। और आज ही मैंने BSNL के पोस्ट पेड नया एक दूसरा कनेक्शन दिया है, क्योंकि एक टीम इसमें 4G लिखा है, लेकिन ये 4G चलेगा या नहीं, लेकिन लद्दाख में यही चलता है, इसलिए ये मजबूरन लेना पड़ा। यानी कि BSNL के पास ये शानदार अपॉर्चुनिटी है कि करोड़ों लोग उन पे भरोसा करते हैं और एक तरह से उनको बहुत विश्वसनीय माना जाता है हर तरफ से। लेकिन जो बहुत सुंदर एक संचार कंपनी थी, उसके लाल फीता शाही, अफसर शाही और कुछ लाइनमैन जो इनके जो सेवा प्रदाता थे वो इतने भ्रष्ट थे कि उन्होंने अपने विभाग का भट्टा बैठा दिया। तो ये एक समस्या है। आज भी C.डॉट एक्सचेंज पर्वतीय जनपदों में बेहतर सुविधा दे सकते थे, लेकिन जितने भी एक्सचेंज बने उनमें पावर बैकअप का सिस्टम, एक सज्जन ने पहले बात उठाई थी, जो बैटरियां लगाई गई वो इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि 6 घंटे से ज्यादा बैकअप देती नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो पहले अलकनंदा वैली में जितनी देहरादून से और पीपलकोटी जोशीमठ तक जितनी बिजली बार बार जाती थी, अब उतनी बिजली नहीं जाती है, और कम से कम पावर बैकअप मैकेनिज्म ठीक किया जा सकता था। जब BSNL की संचार सुविधाएं ध्वस्त हुई तो नेचुरली प्राइवेट कंपनीज को मौका मिला। अभी रिलायंस ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC केबल जो है पीपलकोटी से आगे 11-12 किलोमीटर आगे पातालगंगा से अंदर जो गड़ाई दाड़मी मोल्टा वाली बेल्ट है, उस वैली के गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी के कनेक्शन नहीं थे, लेकिन रिलायंस ने उसको कैश किया। इसी प्रकार हुआ गाड़ी, सेंजी, निजमुला, ब्यारा, गोणाताल, पाणाई रानी, झिंजी, दुर्मी, पकना, और आप वहां भी रिलायंस अब टावर लगा रहा है। लेकिन जबकि वो एरियल डिस्टेंस जिला मुख्यालय गोपेश्वर से एरियल डिस्टेंस अगर नापे तो मतलब जैसा कि हमें बताया गया विशेषज्ञों द्वारा वो 3-4 किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो कनेक्टिविटी का इश्यू, अभी मैं आपके ही सेमिनार में जुड़ने के लिए पिछले आधे घंटे से मेहनत कर रहा हूँ, जबकि मैं देहरादून से ही आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मतलब यहाँ एयरटेल का जो सिग्नल है इतना घटिया है गढ़ी कैंट एरिया में ही। तो अब हम उन्हें कंप्लेंट करते हैं तो ये जवाब आता है उनका, ए न्यू अपग्रेडेड टावर विल बी इंस्टॉल्ड वेरी सून इन द लोकेलिटी। तो मतलब हम पैसा देते हैं 4G का, सर्विसेज 2G की मिल रही है। ये सरासर एक तरह से धोखाधड़ी है ग्राहकों के साथ। और मुझे लगता है कि जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी का सवाल था वो हमारे लिए एक सज्जन ने अभी बताया कि कोविड के दौर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर कई लोगों के इलाज, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, लोगों का पुनर्वास, लोगों को लाना ले जाना, ये सब हुआ। लेकिन हमारे हिस्से तो आज भी उपेक्षा का पहाड़ खड़ा है। मेरा ये कहना है कि
ऐसा कोई फोरम जरूर बनाया जाना चाहिए जो ट्राई के साथ या इन टेलीफोन मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ जो डायलॉग करे और पहाड़ के संदर्भ में जो टेलीकम्युनिकेशन संबंधित या नेटवर्क संबंधी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि अदरवाइज टेलीमेडिसिन बहुत सहयोगात्मक एक कार्रवाई हो, मतलब एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो सकती थी कि फार्मासिस्ट तो गांव में है ही, तो टेलीमेडिसिन की सुविधा होती, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता और वो पर्ची लेके नजदीक के किसी हॉस्पिटल में चले जाता, किसी फार्मासिस्ट के पास चले जाता। इस कार्य में उसकी मदद आंगनबाड़ी आशा कार्य करती और उस गांव के अध्यापक करते कि भाई आपकी पर्ची, आपकी दवाई का नाम मैं लिख देता। तो ये ओवरऑल मेरा ये कहना है कि भाई हम सबको इसके लिए एकजुट होकर बात करना चाहिए। जी भी बहुत बढ़िया बात बोली रविंद्र भाई। आपके पास आ रहा हूँ वापस। रविंद्र गड़िया, आप अपना माइक ऑन करिए। रविंद्र गड़िया जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR, और मजे की बात है कि आपके पास 3 फोन है और कनेक्शन नहीं है, और आप सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास में रहते हैं। एक बात। दूसरी बात है फंडामेंटल राइट का मुद्दा है, ये भी आपने एड्रेस करना है। तीसरी बात, जो जेपी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, वो बोली है कि कोई फोरम होना चाहिए जो उपभोक्ताओं की तरफ से कलेक्टिव तरफ पे जा सके। तो इन तीनों पे आपके राय जानना चाहते हैं। आप माइक ऑन कीजिए रविंद्र भाई, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, आपका माइक बंद है। हाँ, एक तो ये बात है कि फंडामेंटल राइट के तौर पे तो हाल में राइट टू कनेक्टिविटी को रिकॉग्निशन मिला है, खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर के मामलों में सैद्धांतिक तौर पे जो वहां पर 2G से आगे की कनेक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं देंगे, 3G 4G रिस्ट्रिक्ट कर दिया धारा 370 हटाने और यूनियन टेरिटरी वगैरह बनाने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा कि भाई जो राइट टू कनेक्टिविटी है ये फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस होता है अगर कि भाई देश की सुरक्षा का सवाल है या कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो उसको किस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये बात उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ी और सरकार को उस पर फैसला लेने को कहा, और सरकार अभी तक फैसले उस पर ले ही रही है, जिनकी समीक्षा होना अभी दूसरे दौर में बाकी है। तो इसमें तो कोई तय नहीं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि संवैधानिक तौर पे राइट टू कनेक्टिविटी को हमारे देश में एक मूलभूत अधिकार की मान्यता प्राप्त है, और वो इसलिए भी क्योंकि इसका ताल्लुक आज की तारीख में कई बातों से हो गया है, जैसे कि लगातार लोगों को सेल टैक्स के रिटर्न फाइल करने, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने हैं, बच्चों को अपने एग्जाम के लिए एडमिशन फॉर्म फाइल करने हैं, मार्कशीट देखनी है, कई तरह की दवाइयां मंगानी है, ऑर्डर प्लेस करने हैं। तो कई जो बिल्कुल जीवन के जरूरी बातें हैं, राइट टू लाइफ से जुड़ा अधिकार, इसको राइट टू कनेक्टिविटी को मान लिया गया, इसमें तो कोई शक नहीं। अब लेकिन कमाल की बात यह है कि उत्तराखंड के संदर्भ में आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2G से 3G से ऊपर की सुविधाएं कनेक्शन लेने के बावजूद और पेमेंट करने के बावजूद लोगों को नहीं मिल पा रही, जबकि दूसरे प्रदेशों में हम देखेंगे कि ये सुविधाएं जैसे जम्मू एंड कश्मीर में ये सुविधाएं लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि वहां पर सरकार ने इन सुविधाओं पर वास्तव में एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया। हमारे यहाँ हालत यह है कि बिना कोई प्रतिबंध लगाए इन सुविधाओं को पर जो है रोक लगी हुई है और कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सुविधाएं भी नहीं मिलती। तो उत्तराखंड इस तरह की स्थिति में बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच गया है कि हमें 2G और 3G से ऊपर की सुविधाएं नहीं मिल रही। जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हायर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही। उत्तराखंड में जो बात जम्मू और कश्मीर में अपवाद है वो हमारे उत्तराखंड में रूटीन बनी हुई है और इसके बारे में, और ये बात कोई गंभीर बात नहीं। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि J&K में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू इतना गंभीर बना हुआ है कि
यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसको इशू बनाया है। यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आप लोगों को 2G से ऊपर की सुविधा नहीं देकर के उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये बात अमेरिका तक में इशू बन गई, उनके ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल माने इंटरनेट कनेक्टिविटी 2G लेवल से ऊपर की जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिलना, क्योंकि सरकार ने उससे ऊपर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वैश्विक स्तर पे जीने के अधिकार और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक बड़ा मामला बना। और उत्तराखंड के तौर पे देखिए, उत्तराखंड में दुख का विषय ये है कि जो बात जम्मू और कश्मीर में अपवाद है और वहां के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, वो हमारी रोजमर्रा के जीने की स्थिति है और हम लगभग उसके अभ्यस्त हैं। क्योंकि मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो हम लोग इस अवस्था में जी रहे हैं जहां पर इन सब चीजों को हम अपने अधिकार के तौर पर गिनते ही नहीं है, इसलिए इनके उल्लंघन होने या न होने से हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो सबसे पहले सवाल तो इस मनोदशा का है कि हम एक राज्य और एक समाज के तौर पे इस तरह की मनोदशा से आगे कैसे निकलें जहां हमें ये लगने लगे कि इंसान के तौर पे हमारे बुनियादी अधिकार होते हैं और इन बुनियादी अधिकारों का जब वायलेशन होता है तो ये कोई गलत बात है। हम इस दीनहीन अवस्था से बाहर कैसे निकले जहां नेटवर्क न होना, किसी अधिकार का वायलेशन होना और कुछ होना कोई अपवाद नहीं बल्कि हमारे लिए रूटीन। एक अब दूसरे देशों से आप तुलना करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका में जब 4-6 घंटे एक शहर में बिजली चली गई थी तो उस स्टेट के गवर्नर को स्टेट वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर करनी थी। इतना गंभीर मसला हो गया कि उन्हें लगा कि स्टेट में लूटपाट हो गई, सारी व्यवस्था का कोलैप्स हो जाए। उत्तराखंड के कई पूरे जिलों में कई महीने, मतलब कई महीने नहीं, कई दिन लगातार बिजली चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये कोई इमरजेंसी का मामला नहीं है। तो हमें अब इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह के बारे में तो जो भी है, लेकिन मेरा तो आग्रह यह है कि हमें उत्तराखंड प्रदेश के नागरिकों के तौर पे, उत्तराखंड प्रदेश के नागरिकों को इंसान के तौर पे अपनी अहमियत को थोड़ा सा और वजन देने की जरूरत है। मतलब हमारा अस्तित्व तो इस दुनिया में कोई मायने रखता है और इतने मायने रखता है और हमारे ये अधिकार हैं। आवाज कट गया आपकी। जाहिर करता हूँ कि BSNL न्यूज के खत्म किया जा रहा है, तमाम प्राइवेट कंपनीज को लाया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि विदेशी क्या है इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन देशी क्या है और हमारे देश के नागरिकों के पैसे और उनके एफर्ट से क्या बना है BSNL, MTNL, पब्लिक सेक्टर कैसे बना है। तो आज हमें विदेशी क्या है ये देखने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि भाई हमारा देशी क्या है और स्थानीय स्तर पर कौन सी हमारी ऐसी संस्थाएं बनी है जिनको हमें समर्थन देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। राणा जी, नरेंद्र राणा जी। भाई साहब बात तो सारी आ गई है। एक बात नरेंद्र राणा जी, आज अभी सरकार की तरफ से आंकड़ा आया हुआ है कि 3700 गांव में इंटरनेट के नाम पर सिर्फ 2G मिलता है। ठीक है, 460 गांव ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी नहीं है। जी। आपका क्या कहना है कि सिर्फ 460 गांव होंगे जहां कनेक्टिविटी नहीं है, या और इंटरनेट की जो खपत है 30% बढ़ गई है? नहीं, ये इंटरनेट की जो खपत बढ़ी है उसमें आजकल जो इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की तो लोग धारों में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हो सकता है कुछ बड़ी हो, लेकिन ये आंकड़ा गलत है। अभी तक जब इन्होंने पंचायतों में सारे काम ऑनलाइन करने की बात कही तो पंचायत के लगभग सभी क्षेत्र के लोगों को ब्लॉक मुख्यालय में जाना पड़ता है और वहां से बारी से ऑनलाइन का काम होता है। तो इंटरनेट की तो बहुत बुरी दशा है। और मेरा इसमें एक चीज और कहना था, कह सकता हूं मैं? हाँ, बोलिए। मेरा इसमें कहना था कि जो ये ऑनलाइन की बात
ऑनलाइन की जो आजकल बात चल रही है पढ़ाई की, हाँ। तो जैसे बीएसएनएल को खत्म किया गया वैसे पूरे देश में शिक्षा विभाग को भी खत्म किया जा सकता है। ये ऑनलाइन के नाम से ये बहुत बड़ा खतरा देश पर मंडराने वाला है। इस पे अलग से इसलिए करें, सभी लोगों को आज ही सजग होने ये बोला जा सकता है कल के दिन में कि सब ऑनलाइन पढ़ाई कर लो और अध्यापक की आवश्यकता नहीं। ये बड़ा इसको खतरा अलग- हो सकता है, लेकिन अलग- कार्ड में है नहीं। अगर थोड़ी देर आता है तो थोड़ी देर बाद चला जाता है। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है कार्ड में लगभग सारी जगह थोड़ी देर आता है, थोड़ी देर चला जाता है। कंफर्म कहीं नहीं है कि 2 घंटे आएगा। तो कभी इस धार में जाना पड़ता है, कभी उस धार में जाना पड़ता है अपना काम करने के लिए, नहीं तो सीधे ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता है। ये लगभग सारे पहाड़ में स्थिति है, कनेक्टिविटी है नहीं। जी थैंक यू। लक्ष्मण और नेगी अगर जो लाइट चले गई तो जी, अगर लाइट चली गई तो ये वोडाफोन और ये रिलायंस वाले भी ये भी सब चलाते नहीं जनरेटर, तेल बेच के खा जाते हैं, जो असली बात है। ये पहाड़ में तो आज हमारे साथ कम से कम मेरे पास 5 विधायकों के मैसेज आ चुके हैं कि कनेक्टिविटी न होने की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो रवि भाई ठीक कह रहे हैं कि यार तो विधायकों क्या है कि वो प्रश्न पूछने को तैयार नहीं है, तो बाकी लोग क्या पूछेंगे। मतलब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब कनेक्टिविटी नहीं, हम क्या करें। लक्ष्मण भाई आपकी तरफ से 1 मिनट का, अब हम खत्म की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर, मैं तो बस सर ज्ञान प्राप्त करने ही आता हूँ यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगता है। बाकी कनेक्टिविटी तो मैं जैसे बताया था, मैं 3 महीने सर वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। तो हम भी चाह रहे थे अपने घर जाएं पहाड़ों में, लेकिन अब कनेक्टिविटी के इशू के चक्कर में बैठे हुए हैं सर। बैठे हैं, कोई प्रश्न नहीं उठा रहा ना, कोई उस पर नहीं उठा रहा। हाँ सर, प्रश्न का कुछ चल ही नहीं रहा। वही नहीं। मनीष सुंदरियाल जी, आप आवाज सुन रहे हैं 1 मिनट के अंदर? जी ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो सब लोगों ने उठा ही दिए हैं, पूरे जो मेरे भी क्वेश्चन थे उसी में। तो ऐसा अभी कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सबने उठा दिए हैं क्वेश्चन। जी जी थैंक यू। अनुसुया प्रसाद जी जुड़े हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ जी जी, आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए अनुसुया प्रसाद जी। जी जी हाँ सभी ने वैसे तो सारे क्वेश्चन जो भी है जिसने सारे अपने अपने तरीके से उठा दिए हैं। मेरा थोड़ा सा एक थोड़ा सा अलग सा है, तो उसमें उसके बारे में बात कर सकता हूँ अगर? हाँ बिल्कुल बोलिए तो मतलब बिल्कुल बहुत इससे बाहर ना हो। मेरा गांव पड़ता है, जो मेरा गांव पड़ता है गवर्नमेंट नेशनल पार्क के अंदर में आता है लगभग। वहाँ आज की डेट में लाइट की भी, वहाँ मतलब पूरा देश या प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं कि सारे जगह लाइट आ चुकी है। मेरे गाँव में हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट की भी सुविधा नहीं है, और तो रात दूर, कनेक्टिविटी तो बहुत दूर दूर की बात है। और मेरे दोनों भाई गए हुए हैं आजकल वहाँ पे, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी की वजह से वो 2-3 दिन तो गांव में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको यहीं आना होगा। कनेक्टिविटी का बहुत बुरा हाल है उधर। और जहाँ तक लाइट की बात है, लाइट तक जिस गांव में अभी तक इतने सालों में लाइट नहीं गई, उस गांव में क्या कनेक्टिविटी है, कहाँ से वो मोबाइल चार्ज करेगा, कहाँ से वो लैपटॉप चार्ज करेगा। तो इस वजह से काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को वहाँ गाँव में जाने की इच्छा होने के बाद भी, सारे इच्छुक है जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए इससे। जी जी थैंक यू। रोहित आपका कोई? रोहित नेगी सर बात क्या बोलनी, सबने अपने बात बोल दी और सबकी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने खुद ही कह दिया कि जिनके पास मतलब उत्तराखंड सरकार, मतलब पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, वही लोग अगर कह दें कि नेट के ना होने की वजह से हम नई इस मुद्दे पे नहीं जोड़ पाएंगे, तो उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम लोग। तो मतलब लास्ट में सब कहानी यही है, बीएसएनएल की अपनी कहानी है कि हम लोग को सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही, सबकी है। आप नेट कनेक्टिविटी छोड़िए, आप अगर फोन की बात कीजिए, आप नॉर्मल कॉल नहीं लगा सकते कभी भी। उत्तराखंड की बात छोड़िए, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कई बार ऐसा समस्या होती है कि मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ, नेट की तो दूर की बात है। तो कुल मिला के सारी मुद्दा यहीं पे आता है कि जब तक हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हम किसी चीज का समाधान नहीं कर सकते। तो मैं जितना हो सकता है कि हम लोग लगातार सवाल पूछे, चाहे हम अपने प्रतिनिधि से पूछें या जो इन लोगों के जिम्मेदार हैं उनसे सवाल पूछे, तो शायद हम लोग समाधान निकाल सकते हैं। बाकी से ज्यादा आप कितनी भी चर्चा कर लें उसमें उसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो यही था कि जितना जल्दी हो सके सवाल उठाएं, एक ऐसा फॉर्म तैयार करें जहां हम लोगों को समाधान मिल सके, और एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इन सब चीजों का कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके समाधान निकालें। जी अदरवाइज सर एक चीज बोलना चाह रहा था कि अभी जो कनेक्टिविटी, जैसे हमारे एरिया जो रथवा डाब साइड है, जहाँ जंगलात वाला एरिया है, तो उधर काफी कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके लिए हमने जैसे विधायक जी से भी बात करी थी, अपने जो दिलीप रावत जी हैं, तो उनका कहना था यार ये जो है ये एमपी वाले कोटे में जाता है, मतलब सांसद महोदय जो है इसको करते हैं। अब हमारे यहाँ पे लोगों ने पत्र भी दिया है उनको, उसके बाद देखते हैं, फॉलोअप चल रहा है।
अब क्योंकि उनका क्लियर कहना था कि ये विधायक के उसमें आता नहीं है। अब ये मेरी जानकारी इतनी है, बाकी आप ज्यादा बता सकते थे। इसमें आनंद उनियाल जी इस पर कुछ बोलेंगे। रवि भाई तो बाद में बोलेंगे। आनंद उनियाल जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, ये तो क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ये केंद्र का मामला होता है और इसमें सेंटर से ही जो पैसा सैंक्शन होता है वो सेंटर से ही होता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ही माध्यम से चाहे टावर की वो सैंक्शन करें या कुछ अदर जो भी कनेक्टिविटी के लिए करें, उन्हीं के ओर से। हाँ, विधायक अपने रिकमेंड कर सकते हैं, अपने एमपी को लिख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री को लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो भी बजट आएगा वो केंद्र से ही आएगा, वो चाहे प्राइवेट कंपनी को दें या भारत संचार निगम को। जी भी आते हैं आपके पास। मैं इसी सिलसिले में थोड़ा सा एक अपनी बात रखना चाहता हूँ जो लक्ष्मण भाई साहब ने बोली है। हाँ बोलिए, बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैंने कहा जो अभी लक्ष्मण भाई साहब ने क्वेश्चन उठाया था कि जो उन्होंने अपने विधायक श्री दलीप सिंह राउत जी के लिए उन्होंने क्वेश्चन जो उठाया था, मैंने भी कई बार उनसे इस मुद्दे में बात की है। वो बेचारे अपने जो उनके चौक में जो टावर लगाया हुआ उन्होंने बीएसएनएल का, वो उस पर कुछ नहीं करा पा रहे तो और क्या नेटवर्क करेंगे। ऑलमोस्ट 35 से 40 किलोमीटर की रेंज है जहाँ पे उनका गांव आता है दलीप सिंह राउत जी का, वहां से लेके ऑलमोस्ट रथवाड़ा से लेके आगे मैदाबंद तक की बेल्ट, ऑलमोस्ट 35 से 40 किलोमीटर रेंज है, वहां पे कोई नेटवर्क नहीं है। 2 बीएसएनएल का टावर है, एक उनके चौक में लगा पड़ा है दलीप सिंह रावत जी के, जो बेचारा कभी भी काम नहीं करता। हाँ, दिख जरूर जाता है, जब भी हम जाते रहे हमें दिखता रहता है वो टावर। और एक टावर किसी आगे कोई जिला पंचायत सदस्य वगैरह कोई करते हैं, उन्होंने अपने गाँव में लगा रखा है, दोनों में कोई काम नहीं कर रहे। बट हाँ, आज ही मैंने जियो में किसी तरह से जो इनके टावर मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं, जो लैंसडाउन का कोई आदमी है, उससे मैंने बात किया है, तो उससे पता चला कि हमारे एरिया के लिए ऑलमोस्ट 65 टावर सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से कि अभी 35 टावर्स इन लोगों ने लगा दिए हमारे बेल्ट में। अभी हमारे मंदाल घाटी बेसिकली जो है उसके लिए नंबर आने वाला है। सो मैं भी अपने लेवल पे ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आप भी अपने स्टेज पे ट्राई करते रहिए, माइक भी क्या पता हो जाए। जी, थैंक यू। जेपी मैठानी कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था प्रेम भाई कि देखिए जनपद चमोली की जो डीएम है, उन्होंने जियो के अफसर्स को अपने मुख्यालय में बुलाया। उन्होंने उनको कहा कि देखिए ये बात वो हो सकती है एमपी एमएलए कर सकते या नहीं, या अफसर ही कोई कर ले, नियत हो अगर तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है अगर प्रयास करे तो कुछ भी हो सकता है। वो स्वाति भदौरिया जी डीएम चमोली ने जियो के अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनको कहा कि 3 वीक के भीतर बिरई घाटी में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। तो उनके लिए तो ये नहीं है कि एमपी का मसला है, एमएलए का मसला। अरे इनके अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं भाई साहब। इच्छा शक्ति होती तो ये जुड़ते। इनको एक बार वोट मिल गया, 5 साल तक ये गायब है। तो ये वैसे ही गायब है जैसे हमारे यहाँ मोबाइल टावर से सिग्नल गायब है, इनके ही टावर नहीं लगते। अभी आपसे इस पर रवि भाई अभी बताएंगे। अभी गोवा का एक एग्जांपल की गोवा के याचिका दायर करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, रवि भाई अभी बताएंगे कि गोवा में कैसे ग्राम सभा जो है कुछ क्या क्या कर देती है। मैं तो एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मुझे पर्सनल पता चला कि नेशनल हाईवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें एक पुल बनना था। उस पुल पे जहां पे वो पुल बनना था, उस गांव के पंच से लेके और एमपी तक सबका कमीशन बटा है। तो कमीशन तो बढ़ता ही है ना, तो पावर का क्या होता है? वो विधायक भी उनका है, सांसद भी उनका है। तो ये बोलने वाली बात है कि जी मेरा नहीं है और उसका नहीं है। मुझे लगता है कि हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। किसी का कोई सवाल हो तो बोल प्रेम सर, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख है अब पोखड़ा ब्लॉक से, उनका कहना है कि पिछले 1 साल से लगातार वो विभाग को लिख रहे हैं कि पोखड़ा में जो पोखड़ा का मेन है उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उन्होंने विभाग को लिखा, लेकिन विभाग सुन नहीं रहा। उस मामले में अगर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो उसके प्रवीण जी जुड़े हमारे साथ, कुछ कर सकते हैं तो अवगत प्लीज। जी रवि भाई आपसे अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, कल रवि भाई एक बात मैं टोक देता हूँ। मैं जो जेपी मैठानी ने मुझे एक बात बोली अभी कि हमारे पास कोई कलेक्टिव ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम कंपनी से ज्यादा बार्गेन करें। आप क्या पॉसिबल है कि हम जितने लोग अभी बैठे हुए हैं कि यूजर्स का नाम से कोई ग्रुप खड़ा कर सकते हैं? ये भी आप बोलिए कानूनी बात। नहीं, यूजर्स के नाम से ग्रुप खड़ा करना तो एक बात है, लेकिन लीगल रिड्रेसल की बात अभी यहाँ पर सामने आ रही थी कि भाई जुडिशियरी से हमको क्या रिलीफ मिल सकती है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं पूरी ईमानदारी से इसका जवाब दूंगा, भले इस जवाब का खामियाजा मुझे कुछ भी भुगतना पड़े।
इस पर कल ही हमारे एक मित्र थे, एक नौटियाल जी हैं मसूरी के ऊपर गांव के, तो उन्होंने बताया कि जब आपदा का मौसम बद्रीनाथ के सीजन, वो बद्रीनाथ वाला जब केस हुआ था, तो वहां पर उनके यहाँ एक गांव था, जिस गांव के ऊपर से मलबा आया था, लेकिन वो गांव इसलिए बच गया क्योंकि वो गांव लगभग नीचे नीचे था, उस गांव के ऊपर घना जंगल था, और वो घने जंगल की वजह से वो मलबा जंगल में अटक के वो गांव बच गया। अभी एक परियोजना चली है जहां पर पास किया गया है नक्शा कि उस गांव के ठीक ऊपर से उस जंगल को काटते हुए एक सड़क निकाली जाए, और जिससे कि उस गांव का अगर अगला कोई ऐसा मौका आएगा तो मतलब उसका तबाह होना तय है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या बताइए कि हम इसमें कोई मुकदमा करें, एनजीटी करें, क्या करें जिससे हमें कोई राहत मिल पाए। और उन्होंने मुझे उस जंगल को काटते हुए बुलडोजरों के फोटो भेजे। तो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, मैंने उन्हें ईमानदारी से ये बताया कि हो सकता है कि कोर्ट आगे आने वाले समय में अगर मैं आपके लिए कोई मुकदमा दर्ज करूं, कोई स्टे कर दे, ये कार्रवाई पर रोक लगा दे, लेकिन यकीनी तौर पे इस कार्रवाई को आप रोकना चाहते हैं तो आपको बुलडोजर के आगे खड़े होकर ही रोकना पड़ेगा। तो अभी लगभग स्थिति यही आ गई है। आज की तारीख में न्यायपालिका का भी जो आप रुख देख रहे हैं, जिन मामलों पर जनता खुद आगे खड़े होकर के उसे बड़े और ऐसे महत्वपूर्ण इश्यू के तौर पे खड़ा नहीं कर पा रही है, उसके न होने से पूरा का पूरा सिस्टम का होना ना होना खतरे में पड़ जाए, वहां पर आज की तारीख में जुडिशरी और जज भी हिल करके राजी नहीं। इस तरह से अभी फिलहाल अफसोस की बात यह है कि जुडिशरी इस तरह से सरकारी होने के नजदीक इस दिशा में जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी काफी आलोचना भी इस बीच हुई है। तो हालांकि उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन जनता के तौर पर जो अपना लोकतांत्रिक हक है विरोध जताने का, इनिशिएटिव लेने का, नेटवर्क को मजबूत किया जाए ये कहने का, तमाम विषयों पे जो भी संस्थाएं हैं उनको जवाबदेह बनाने का, स्थानीय स्तर पर बीएसएनएल, एमटीएनएल के ऑफिस, उनके नेटवर्क्स का समीक्षा करने का, उनसे जवाब मांगने का, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करना, मतलब एक तरह का प्रोएक्टिव अप्रोच ऑन ग्राउंड इन तरह के मसलों को सॉल्व कर सकता है। जुडिशरी से कोई ऐसी उम्मीद कि वो आपके आगे आगे चलेगी, ये हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर हम खड़े होंगे, जमीन पर आंदोलन खड़े होंगे, सरकारी संस्थाओं को हम अकाउंटेबल बना पाएंगे, उन्हें जवाब देने को मजबूर कर सकेंगे, तो एक संभावना है कि जुडिशरी इस तरह के ट्रेंड के पीछे पीछे चल सकती है। हाँ प्रेम भाई जी जी, तो ये मेरा कहना है कि अगर हम खड़े होंगे तो जुडिशरी भी रिस्पांस देके पीछे पीछे चल सकती है। जी, जी, लेकिन जो थंब रूल है कि हमारा खड़ा होना और इन लोगों से जवाब मांग पाने की हमारी क्षमता होना ही इस मामले का सॉल्यूशन जुडिशियल सिस्टम का एक हिस्सा होने के बावजूद मुझे नजर आता है, विनम्रता पूर्वक। जी जी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसी नोट के साथ हम आज की बात को समाप्त करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंगली है कि जिस दिन हरीश रावत जी जुड़ते हैं उस दिन यहाँ पर मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना। कल फिर हरीश रावत जी जुड़ने वाले हैं और मेरे पास लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है कि हम कैसे जुड़े, कैसे जुड़े, आप हमें पासवर्ड नहीं भेज रहे हो, क्योंकि हमने कल का पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। आज की डेट में मुझे उम्मीद लगता है 2 महीने पहले मैंने जेपी मैठानी का एक वो पढ़ा था फील गुड के, उसमें कि भाई ऐसा बच्चे जा रहे हैं, और मैंने तब तय किया था कि हमको इस पे काम करना चाहिए। और मजे की बात है आज हम 24-15 लोग जुड़ पाए। हमारे कई मित्र, वकील मित्र जो लगातार जुड़ते हैं वो भी आज नहीं जुड़ पाए। एनीवे, जो भी है, इतने लोगों से हम इस बात को हम शुरू कर पाए। धन्यवाद उनियाल जी आपका, और सहगल साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन सबका, बाकी सभी मित्र लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल सुबह फिर मिलते हैं। कल 2:30 बजे से हम लोग एक जन सुनवाई कर रहे हैं एकल महिलाओं की, तो उसमें मुख्यतः ये है कि एकल महिलाएं बोलेंगी और लोग सुनेंगे। हाँ लक्ष्मण बताएं। सर वो जो नंबर दिया था, बात हुई थी आपकी शोभा जी से? अब मैं अलग से बात, हाँ हो गई उनसे बात, वो अलग करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय धन्यवाद। नमस्कार।